नमस्कार और जय हिंद। साहित्य बैराज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और एस जयशंकर का रसिया की विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और किस स्ट्रेटेजिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक ही लेवल पे मैं नहीं कह रहा हूँ, बायलेटरल स्ट्रेटेजिक लेवल पे रसिया की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्यों इतनी बढ़ती जा रही है और इसके कंसिक्वेंसेस इंडिया को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा या नहीं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने इंसिडेंट देखा होगा जहां पर यूक्रेन की ड्रोन अटैक जो सिस्टम है बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वो ड्रोन बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं रसिया के ऊपर। रसिया कई सारे फैसिलिटीज आपने देखा होगा, अमेजन जैसे, वहां पर भी जो ओजोन टाइप की जो वेयर हाउसेस हैं वहां पर अटैक करना, 3 से 4 लोग मारे जाना, और एक कह सकते हैं क्यूस यूक्रेन के द्वारा रसिया के अंदर बनाया जा रहा है। इन सब के बीच एस जयशंकर का वहां विजिट होना अब किस लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी इसी सीरीज यानी जो पॉलिटिक्स की सीरीज के अंदर आपने देखा हो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह से चाइना के यहाँ अजीत डोभाल की विजिट हुई है जो ब्रिक्स सम्मेलन से पहले। अभी ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, तो इंडिया 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन जो कि सितंबर 12 से 13 के बीच में होस्ट कर रहा है। इस ब्रिक्स सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन का आना तो निश्चित है। सी जिनपिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत अटकलें हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा कुछ अगले कुछ दिनों के अंदर। तो एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हैं रसिया के अंदर, और व्लादिमीर पुतिन उनको बहुत वार्म वेलकम करते हैं। और किस किस स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात हुई है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने भी सुना होगा कि यूएसए ने कई बार थ्रेट अभी इस मंथ में स्टार्ट कर दिया देना कि भाई हम जो भी रसिया से तेल खरीद रहा है उस पर हम 100% टैरिफ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है इस बार इंडिया ने, मैं डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार मतलब बैरल पर डे ऑल टाइम हाई है रसिया से तेल खरीदने के मामले में। मतलब हम जितना तेल पिछले 24 25 23 24 25 में नहीं खरीदते थे रसिया से, वो पर डे पर बैरल मतलब हमारे यहाँ बहुत मतलब हाई ऑल टाइम हाईएस्ट पर है। आप सोच लीजिएगा इस चीज को कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। दूसरा, ऑयल के मामले में तो हम रसिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। हम ऑयल, रसिया से ऑयल और भी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। दूसरा इसके अंदर हो जाता है फर्टिलाइजर। रसिया ने कहा कि हम इंडियन फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई को और बढ़ाने की कोशिश करें। अब ये वाला जो पेज है ना, आप ध्यान से सुनिएगा मैं कहना चाह रहा हूँ। जेपी मॉर्गन एक रिपोर्ट लाती है और जेपी मॉर्गन कहती है कि अगले साल यानी 2027 के अंदर पूरी दुनिया जो है ना फर्टिलाइजर क्राइसिस फेस करने वाली है। अब ये फर्टिलाइजर क्राइसिस है क्या, तो अब ध्यान से समझिएगा इसके अंदर पेज क्या है। रसिया जो है वन ऑफ द मेजरली फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कंट्री है। रसिया मेजरली बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर बनाता है और दुनिया को भी एक्सपोर्ट करता है। अब ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में तहरीका मचा के रखा है, पूरी दुनिया इस पर सोचे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगले साल जो है 2027 के अंदर क्राइसिस आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। आप पिछले एक साल के इंसिडेंट को उठाइए, जब से इसराइल और जो गाजा वाली वार हुई 2023 के बाद से, इसराइल और फलस्तीन वाला, उसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट जो है ना वो किस तरह से आग के गोले पर बैठा हुआ है। ईरान का, मिडिल ईस्ट के बहुत सारी कंट्री, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन सब पर अटैक करना, यू इसराइल का जॉर्डन आसपास के रीजन पर अटैक करना, इधर हुती सऊदी पर अटैक कर रहे हैं। मतलब जो पूरा मिडिल ईस्ट है ना वो किस तरह से एक फायर के गोले पर बैठा पड़ा है आपको भी पता है। और इन सब के बीच में अभी सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया। तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया का लगभग 44% से अधिक जो फर्टिलाइजर, यूरिया जो आता था ना वो आता था मिडिल ईस्ट से। अब इन कड़ियों को जोड़िएगा, पूरी दुनिया का जो ऑलमोस्ट आधा कह सकते हैं वो यूरिया आता था कहाँ से, इस मिडिल ईस्ट के रीजन से। ये मिडिल ईस्ट का रीजन पूरा आग के गोले पर बैठा हुआ, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक दूसरे से मेरा सेंस है कि ईरान किसी पर भी अटैक कर दे रहा है, सऊदी अरेबिया, कतर, जहां जहां उसके यूएस के अलाइज के पोस्ट मिल रहे हैं वहां पर वो अटैक कर दे रहा है। यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, कतर, और इधर से हुती जो कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हुतीज हो गया, ये लोग किस पर अटैक कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के अंदर। तो एक पूरा केओटिक माहौल बन के रह चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर। और यही कारण है कि सारे जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के अंदर जो यूरिया की सप्लाई करती थी वो नहीं कर पा रही है। अब ये एक कारण था। दूसरा, अब ये जब यूरिया की सप्लाई कम हो जाएगी तो पूरी दुनिया के अंदर एक यूरिया का क्राइसिस आएगा। यूरिया से ही फर्टिलाइजर बनता है, उस फर्टिलाइजर का यूज होता है। हमारे मैन्योर वाली खेती तो खत्म हो चुकी है जो कि ऑर्गेनिक खेती होती थी, तो फर्टिलाइजर की नीड बहुत बढ़ जाएगी। और इंडिया के अंदर फार्मर्स बहुत है। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पहले था, अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारी शिफ्टमेंट हो गई है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। लेकिन ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के ऊपर एक थ्रेट बन जाएगा अगर हम फर्टिलाइजर सिक्योर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत सरकार की अभी इतनी चाहत है कि इस साल के अंत तक और अगले साल के स्टार्टिंग तक हम रसिया से फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और ज्यादा बढ़ा लें। इसमें कैसे कैसे प्रयास होगा, तो सबसे पहले एससीओ की मीटिंग होगी। एससीओ का मीटिंग होगा, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी मिलेंगे। ब्रिक्स के सम्मेलन जो कि सितंबर में होगा उसमें भी मिलेंगे। और इंडिया और रसिया एक एनुअल मीटिंग भी करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि बायलैटरल होता है। दोनों स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कस करते हैं कि आने वाले अगले साल के अंदर हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, किन किन चीजों पर हम काउंटर करेंगे, इस पर एक बात होगी। तो 2026 के अंदर 3 बार लगभग ये मिलेंगे एक दूसरे से, मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि अगर
हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, अगर हम फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं होगा तो हम किस तरह से अपने फार्मर्स को और अपने देश के लोगों को भोजन पहुंचा पाएंगे, इसकी सिक्योरिटी हमारे देश के गवर्नमेंट के पास है, एंड दे विल टेक केयर ऑफ दिस इन अ ब्रॉडर मैनर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला जो एस्पेक्ट था कि एस जयशंकर का विजिट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब तो स्ट्रेटजी लेवल पे थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रसिया के द्वारा किस तरह से हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा। तो न्यूक्लियर सेक्टर में रसिया ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। हमने पिछले पिछले वीडियोज में हमने बात की थी कि किस तरह से रसिया हमको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो सबमरीन कह सकते हैं, शिप दे रहा था। मतलब कि मोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, वो शिप पे होगा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां कहीं भी नीड होगी उसको हम ट्रांसफर और कर सकते हैं। इस पर बातचीत चल रही थी इंडिया की। अब रसिया क्या करे कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना, क्योंकि हमारे कई सारे शहरों को कई सालों तक बिजली प्रोवाइड कर सकता है, रसिया ने कहा है कि उसके जो प्रोडक्शन है, यानी कि स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल वी वांटेड टू स्टार्ट इन इंडिया, वो इंडिया में स्टार्ट करने के लिए अग्री कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसको। दूसरा, रसिया का ये भी प्लान है और भारत सरकार इस पर बात भी कर रही है कि किस तरह से हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया के कई सारी स्टेट्स के अंदर कई सारी जगहों पर स्टेब्लिश करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए ऑल ऑफ सडन कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है या हमारे पास एनर्जी की स्कैसिटी हो जाती है, तो उन पावर प्लांट्स का हम यूज करके हम अपने एनर्जी के नीड को पूरा कर पाएंगे। समझ रहे, हमारी एनर्जी को जो नीड है उसको पूरा कर पाएंगे। ये एक तो बहुत स्ट्रेटजी लेवल पे था। और ये रसिया ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसमें बहुत बेसिक सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा इवेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि रसिया आपको पता है पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया गया है, यूएसए के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस उस पर लगाए जा चुके हैं। तो रसिया भी चाहता है कि एक रिलायबल पार्टनर उसको मिले, और रसिया के पास दो ही रिलायबल पार्टनर हैं। आपको भी पता है कि रसिया के पास एक चाइना और इंडिया के तौर पर रिलायबल पार्टनर है जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता है, और यही कारण है कि रसिया इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर करना चाह रहा है। और इन्हीं सबके कंसिक्वेंसेस के तौर पर देखेंगे कि यूएसए बहुत नाखुश है, और यूएसए ने अभी कहा भी है कि हम 100% तक टैरिफ लगाएंगे चाइना और रसिया पर, या जो कोई भी कंट्री जो रसिया से तेल खरीद रहा है। तो रसिया के पास भी एक पार्टनर की जरूरत है जो कि बहुत रिलायबल हो। इंडिया को भी एक ऐसे रिलायबल पार्टनर की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके। तो दोनों एक दूसरे की नीड और मीट बनते जा रहे हैं, और ये था पूरा मामला। और इसी मामले को और इसी कारण एस जयशंकर की मीटिंग वहां जाकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ब्रिक्स का समिट आएगा, एससीओ समिट आएगा, एनुअल मीटिंग होगी, हमारे एनर्जी की नीड पूरी करनी है, हमारे फर्टिलाइजर की नीड पूरी करनी है, हमारे ऑयल में नेचुरल रिसोर्सेज की नीड पूरी करनी है। तो हमारे पास एक बहुत स्टडी लेवल पे पार्टनर होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वी आर आवर गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज आवर पीपल। इसी कारणवश ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये था एक पूरा कहानी, पूरा किस्सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्हें जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट हो, या जिनको लगता है कि दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इवेंट्स किस तरह से इंडिया को अफेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए अगर कल को रसिया इंडिया को ऑयल बेचना बंद कर दे, ऑयल देना बंद कर दे, तो इंडिया के अंदर पेट्रोलियम के या जो प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम कितना बढ़ जाएंगे, फ्यूल की क्राइसिस आ जाएगी, पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है। तो जो कोई भी हो, आपको भी पता है कि किस तरह से जियो पॉलिटिक्स के रिलेशन हमारे स्टॉक मार्केट से लेकर हर एक सेक्टर पे अफेक्ट करते हैं, खाने से लेकर हर चीज तक। तो उनको भी शेयर करिएगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स।